सांसदों से कहा कि 303 भी कम है भाई, अब इससे ज़्यादा सांसद जीत करके आने चाहिए। हॉल जिसमें आप लोग सब बैठे हैं ये खाली खाली थोड़ा सा लगता है हमको, इसको और भर दीजिए। ये बात प्रधानमंत्री ने कही 2024 को लेकर के। और उधर दूसरी ओर विपक्ष के नेता जो हैं वो आज मुलाकात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दोपहर 3 बजे शुरू होने जा रही है। लेकिन इस बैठक में निकलेगा क्या? जो हम पिछले पहले 2-3 मुलाकातों में देख चुके हैं, उससे आगे कहाँ गाड़ी बढ़ेगी? और क्या इन नेताओं में आपसी इतना भरोसा है क्या कि वाकई में ये मिल बैठकर कोई साझा रणनीति बना सकें? चुनाव लड़ना तो अभी बहुत दूर की बात है, पहले बैठकर यही तय कर लें कि भाई किस राज्य में किस बिना पर आप सीटों का बंटवारा करेंगे, वहां तक भी पहुंचती हुई बात दिखाई नहीं दे रही है। तो आज हम आपको अब एक एक राज्यवार बात करेंगे, तो कुछ नेताओं के बयान आपको दिखाते हैं। ब्रेक से पहले हमारे पैनल के अंदर ये डिस्कशन हुआ कि इस वक्त बहुत मुमकिन दिखाई देता है कि 303 के पार भाजपा 2024 में जाएगी। सबने अपनी अपनी वजह उसके लिए बताई है। बाकायदा राज्यों के साथ बात हुई, कहाँ बीजेपी का बढ़ने का स्कोप दिखाई देता है। चिंता कांग्रेस के लिए दिखाई दे रही है कि ये 50 से बढ़कर कांग्रेस पार्टी कहाँ जाने की कोशिश करेगी, बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। और देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के लिए ये बात हम करें आज, तो वाकई में लगता है कि उस पार्टी की कितनी दुर्दशा हो गई। लेकिन ये आज का यथार्थ है, आज का सच है। मैं आपको 2-3 स्टेटमेंट दिखाता हूं। पहले आज इस मुलाकात से पहले उद्धव ठाकरे दिल्ली के अंदर हैं, ममता बनर्जी आई हुई हैं, स्टालिन आए हुए हैं, अरविंद केजरीवाल का तो घर दिल्ली है। खैर, तो पहले आप सुनिए जरा उद्धव ठाकरे ने क्या बात कही है। वो क्या कह रहे हैं कि अब कितना वक्त हमारे पास बाकी है और अब तेजी से मिल बैठकर आगे की रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। उनकी पार्टी लगातार कहती है कि चेहरा भी देना पड़ेगा। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और ममता बनर्जी, तीनों की बातें आप सुनिए। आज की बैठक में सलाह मशवरा होगी, विचार विमर्श होगा। और जैसे मैंने कहा कि अब दिसंबर तो आधा चला गया, आने वाले साल में चुनाव तो होने जा रहे हैं अप्रैल और मई में। तो अब समय आया है कि सारे लोगों ने मिलकर जो बातें आज तक शायद बाकी रही हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर होता है, समन्वयक होता है, निमंत्रक कहते हैं। जरूरी नहीं कि वही चेहरा कल जाके नेतृत्व करेगा। जैसे जॉर्ज साहब थे, शरद यादव जी थे, वैसे कोई तो एक कोऑर्डिनेटर चाहिए। वो एक बात होगी। और सारे लोग जो आए हैं तो उनकी भी बातें हम सुनेंगे और मैं भी मेरी बात कहूँगा। जो बैठक है उसमें तो रहेंगे हम लोग, और हमें उम्मीद है देश के सभी नेता मिलकर के, और खासकर इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं, निर्णय लेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाएं उस पर विचार जरूर होगा। मध्य प्रदेश की बात खत्म हो गई और विधानसभा के चुनाव भी खत्म हो गए। अब ये जो बात चलेगी वो है 2024 के चुनाव को लेकर के। एनडीए हारे, इंडिया जीते, उसकी रणनीति में पीडीए कहीं न कहीं रहेगा। हमारी रणनीति पीडीए है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए एनडीए को हरा करके इंडिया को जिताएगा। It is after election everybody will decide. I will not take any comments right now because there is a time, there is an opportunity to meet each other. So let us meet. 1-2 political parties may not agree, but majority of the political parties, if they are agreed for seat sharing 1-to-1, then automatically everybody will come together. It is not that easy. In principle, if you take a policy decision, then everything will run smoothly. It is my idea. Ma'am, do you think it's too late now? You should have. No, it is not late. Because TMC, you yourself in the Mumbai meeting had said that this should be done by October 15. Better late than never. We are ready. We are ready to fight inch and inch, every inch. Only our policy should be clear. तो आपने तीनों नेताओं की बात सुनी। अब उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं 3 महीने चुनाव में रह गए हैं, पहले कोई एक कोऑर्डिनेटर तो तय कर लीजिए। अब गठबंधन बने महीनों हो गए, अभी इस बात पर बहस चल रही है कि कौन कोऑर्डिनेटर बनेगा, और कोऑर्डिनेटर ही आगे हमारा नेता होगा या नहीं होगा। वो भी उनको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि कोऑर्डिनेटर जो है समन्वय बनाने के लिए चाहिए एक सभी पार्टियों के बीच में। जरूरी नहीं कि वो हमारा नेता हो, अगर हम जीत गए तो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो अभी तो बात ये हो रही है कि भाई कोई एक कॉमन कड़ी हमारे बीच में कोई तो हो सकता है। चलिए उस पर आज ये फैसला हो जाए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? पीडीए से हराएंगे हम। वो अपना उनका एक नया ही नैरेटिव चल रहा है, एक नया नारा लेकर के चले हुए हैं। वो पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लेकर के चले हुए हैं। वो इंडिया अलायंस का कोई और नेता पीडीए की बात नहीं करता, अखिलेश यादव बात करते हैं।
तो जितने नेता उतनी बातें, उतनी नई सोच, उसका उतना गणित, ये आपको इस गठबंधन का हाल जो है इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो पहले ये कोऑर्डिनेटर वाली बात ही हम कर लें, उसके बाद फिर सीटों की हम लोग बात करेंगे। बड़ी चर्चा, मल्लिकार्जुन खड़गे कोऑर्डिनेटर बना दिए जाएंगे साहब इस बार, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि सर्वमान्य नेता हैं, सबसे अनुभवी उम्रदराज नेता हैं, बन जाएगा कोऑर्डिनेटर, क्या करेगा? देखिए, कोशिश तो यही होगी कि जहाँ तक मुझे समझ आता है, उसमें दिक्कतें भी मैं आपको बता दूंगा। मुझे जहाँ तक समझ आता है, कोशिश ये होगी कि जिस राज्य में जो पार्टी स्ट्रांग है वो मैक्सिमम सीटें लेगी, और जहाँ पे कुछ सीटें अगर ऐसी हुई जहाँ पे किसी और दल, जैसे अगर पश्चिम बंगाल में कहीं कांग्रेस बची हुई हो, वो स्ट्रांग हो, तो वहाँ पे उनको लड़ा दिया जाए। पर मुझे लगता है कि क्या ममता बनर्जी अपना जो पूरा उन्होंने खड़ा किया है, पूरा जो उन्होंने पार्टी खड़ी की है, वो किसी तरह से भी कोई कंसेशन कांग्रेस को देगी क्या? और क्या ये दल ये मानेंगे? जैसे चलिए अखिलेश जी की बात करते हैं। अखिलेश जो हैं, उन्होंने विधानसभा चुनावों में अपनी सीटें लगभग पिछले विधानसभा में दुगनी कर ली। अब ऐसे में उनको ये नहीं लगेगा कि देखिए मेरे लिए ज़्यादा चांस है, मैं आगे करूँगा, तो वो कांग्रेस को जो एक आध सीट, 5-6 सीटें देंगे भी अब उनके पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से, क्या कांग्रेस उसमें मान जाएगी? क्या कांग्रेस सेटिस्फाई रहेगी? 5-6 पर आ गए तो क्या सेटिस्फेक्शन रहेगा उनका? पहले तो फॉर्मूला क्या होगा इसका क्या फॉर्मूला इसका सिंपल होगा। मुझे लगता है इसका सिंपल फॉर्मूला होगा कि जहां पर जो ताकतवर है वहां पर सीटें लड़े। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी को कंसेशन इसमें देने के लिए तैयार था। मुझे लग रहा है कि इस तरह के संभव इनके लिए होगा नहीं। जो जहां ताकतवर होगा वहां से लड़ेगा। डिसाइड कौन करेगा कि कौन किस राज्य में ताकतवर है? कांग्रेस कहेगी हम भी ताकतवर है बिहार के अंदर, हम भी ताकतवर है पश्चिम बंगाल के अंदर, हम भी ताकतवर है झारखंड के अंदर। अब मैं झारखंड का आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। झारखंड जैसा छोटा राज्य जहाँ से 14 सीटें आती है, 2019 में वहाँ पर कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटों पर लड़ी थी। कांग्रेस को जो 9 सीटें मिली थी, उसमें से 2 सीटें बाबूलाल मरांडी जो भाजपा से अलग होकर पार्टी बनाई थी, उनको 2 सीटें इन्होंने गठबंधन में दी थी। अब नीतीश कुमार का कहना है कि बाबूलाल मरांडी तो भाजपा में चले गए, उनकी जो 2 सीटें पिछली बार दी थी वो 2 सीटें मुझे चाहिए, जेडीयू को चाहिए। लालू प्रसाद कह रहे हैं कि झारखंड में अब हम बिहार में सरकार में तो मुझे 4 सीटें चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि हम 9 लड़े थे, हम 9 पे लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि हमारा मुख्यमंत्री सत्ता में हमें तो हम 9 सीटों पे लड़ेंगे। तो 14 सीटों पर जब इतना गठबंधन नहीं हो रहा है, अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का आप देख लीजिए, अभी बयान आया है महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस से मान के चल रहे हैं कि शरद पवार तो एनडीए में चले गए। इन्होंने शरद पवार को छोड़कर 48 सीटें कांग्रेस ने और शरद पवार ने, उद्धव ठाकरे ने आपस में बांट ली है। शरद पवार को शामिल ही नहीं किया है, क्योंकि इनका ये मानना है कि शरद पवार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी एनडीए में जा सकता है। उनका भतीजा चला गया है, चाचा भी चुनाव के बाद एनडीए में चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो हम ऐसा करते हैं कि शरद पवार को सीटें ही नहीं देते हैं, आपस में सीटें बांट लेते हैं। तो मुझे लग रहा है स्थानीय बंदरबाट चल रही है, बंदरबाट चल रही है। आपस के अंदर भी इनकी जिस राज्यों में मिलकर लड़ने की संभावना है, वहाँ के स्थानीय नेता भी स्थानीय क्षेत्रीय पार्टियों के साथ किसी तरह का सामंजस्य इनका बीच बन नहीं पा रहा है। ऐसे में ये कैसे किसी को संयोजक बनाएंगे? अगर आप संयोजक बना भी दोगे, सपोज नीतीश कुमार को बना दिया, तो क्या नीतीश कुमार की बात अखिलेश उत्तर प्रदेश में मानेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब और दिल्ली के लिए मानेंगे? क्या अगर आपने ममता बनर्जी को बना दिया तो क्या नीतीश कुमार मानेंगे? अरविंद केजरीवाल उसकी बात मानेंगे? स्टालिन मानेंगे? सब अपने आप को एक से बढ़कर एक नेता मानते हैं, सब अपने अरविंद केजरीवाल अपने गठबंधन के अंदर एक छोटा अपना अलग गठबंधन बनाने के चक्कर में चले हुए हैं। वो ममता बनर्जी और स्टालिन, उद्धव ठाकरे, इनसे अलग से मुलाकात करते हैं हमेशा। आज की एक और इम्पोर्टेंट खबर है, अब वो देखते हैं सही बात सही होती है कि नहीं, कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पहले मैं राहुल गांधी से मुलाकात करूंगा। तो वो गठबंधन की बैठक से पहले राहुल गांधी से अलग से मुलाकात करना चाहते हैं। जाने उनको कौन सी बात इंपॉर्टेंट लगती है जो राहुल गांधी से ही वो केवल करना चाहते हैं। सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला रागी साहब कैसे ये लोग पार्टियां मिलकर निकालेंगी? अब पंजाब और दिल्ली के अंदर कांग्रेस बड़ी कि अरविंद केजरीवाल, कैसे तय होगा? देखिए, एक छोटी सी पहले टिप्पणी कर दूं कि जो पिछली बार कांग्रेस को जो सीटें आई थी, उसमें 23 सीटें जो थी वो केरला और पंजाब को मिला करके थी। ये 2 राज्यों का कंट्रीब्यूशन था। यदि इन 2 राज्यों में आज के दिन में पंजाब में कांग्रेस पार्टी को 2 सीट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और पंजाब कांग्रेस ने कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के तैयार नहीं चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, उसके कारण भी हैं। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी हुई हैं वो कांग्रेस की कीमत पर खड़ी हुई हैं। वो क्यों ज़मीन देना चाहेंगी कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को ये तय करना है कि आने वाले भविष्य के लिए वो लड़े या 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लड़े। मुझे लगता है कि कांग्रेस को यदि बड़ी राजनीति करनी है, यदि अपने आप को वाकई खड़ा करना है,
तो 2029 के लिए करे और राजनीति अपनी ही शर्तों पर होनी चाहिए, न कि अन्य पार्टियों पर। जहां तक गठबंधन में फिर तो अलायंस का कोई मतलब नहीं। देखिए, मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि ये कांग्रेस को तय करना है, कि कांग्रेस को ये तय करना है कि कांग्रेस पार्टी जो आज दुर्दशा की स्थिति में खड़ी है, उसकी दशा वाली स्थिति भी लौट करके आएगी या नहीं आएगी। यही भारतीय जनता पार्टी को हराने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी अपनी जमीनें देती गई क्षेत्रीय पार्टियों को, और नतीजा ये हुआ कि वो उस वहाँ से हाशिए पर चली गई। कांग्रेस पार्टी जहाँ भी तीसरे नंबर पर खिसकी है, क्षेत्रीय पार्टियों ने जहाँ उसको खिसकाया है, अकेला एक पहला ऐसा एक चुनाव है जहाँ पर वो कांग्रेस जीत करके क्षेत्रीय पार्टी को हरा करके आई है। वरना तेलंगाना की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो जहाँ भी क्षेत्रीय पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हराया है, कांग्रेस पार्टी दोबारा कभी वहां पर सत्ता में आ नहीं पाई। मतलब वो अखिलेश के दबाव में ना आए, ममता के दबाव में ना आए। अब देखिए, जैसे मैं बिहार के नेताओं से बात कर रहा था, बिहार के नेता कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता, एक बड़े पहले भूतपूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा आज के दिन में, पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि 7-8 कम से कम सीटें, 6 सीटें तो हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, लेकिन ये 3 राज्यों के चुनाव हारने के बाद लालू जो है, लालू तो निचोड़ता है। वो बोले कि हमको 3 सीटें भी देंगे या नहीं देंगे इसका हमें कोई भरोसा नहीं है। सोचिए, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया। मेरे कहने का मतलब है, आपको क्या लगता है कि बंगाल में जो है वो तीनों सारी पार्टियां एक साथ लड़ेंगी? सीपीएम की सारी राजनीति ध्वस्त हो जाएगी यदि टीएमसी के साथ। अगर टीएमसी की सारी राजनीति ध्वस्त हो जाएगी, वो कह रही है टीएमसी कि कांग्रेस पार्टी जो है हमारे साथ आए, सीपीएम से बाहर निकल कर सीपीएम को छोड़े। ऐसा संभव है क्या? यदि ऐसा संभव है तो जितने राहुल गांधी के सलाहकार है तो सीपीएम के काडर ही हैं, जेएनयू काडर ही तो है राहुल गांधी के सलाहकार। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन में लड़े और खत्म हो जाए, एक विकल्प उसके पास ये है, या अपने दम पर लड़े, गठबंधन ना होता हो तो ना हो तो ना हो। बेहतर विकल्प एक बनने की कोशिश करें। बीजेपी की जीत का ठीक रहा, इसके सर फूटेगा कांग्रेस। देखिए, उसके अतिरिक्त भी ये जो बार बार कहा जा रहा है ना कि जो जितनी सीटें पर जहां पर जो भारी है वो वहां पर वो मैक्सिमम सीटें लड़े, ये कहने में बड़ा साधारण गणित लगता है, लेकिन राजनीति जो है वो ऐसे अर्थमेटिक से सिंपल लीनियर इक्वेशन नहीं है। वहां पर जिस पार्टी में आप खड़ा करेंगे, वहां पे भी हर पार्टी में जेडीयू के अंदर है, आरजेडी के अंदर है, 5 ऐसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं जो आकर के मैदान में खड़े हो जाएंगे, वो वोट काटने के लिए आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी खड़ा करवा देगी, आप कैसे रोक पाएंगे? और वहां पर इतनी सर फुटअव्वल है, आप एक सीट पर उसको कौन सा खड़ा होगा, जेडीयू खड़ा होगा या आरजेडी खड़ी होगी, ये तय कर पाना पड़ूंगे। और 10 मार्च के बाद अधिघोषणा, इसकी अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। आपके पास समय बच गया है मात्र 2.5 महीने में। 2.5 महीने में आप कोऑर्डिनेटर तय कर लीजिए, झंडा तय कर लीजिए, मीटिंग तय कर लीजिए, कार्यकर्ताओं को मना लीजिए। क्या मुझे लगता है विपक्ष लड़ाई हार गई है। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा था, मैंने इसीलिए ये बात कहा था शुरुआत में कि विपक्ष ये लड़ाई हार गई। यदि इनको वाकई में सुनियोजित तरीके से यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई करनी थी तो ये इसका अभियान 8 महीने पहले चलाना चाहता। और ऐसे अभियान तभी सफल होंगे जब आपके पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक बहुत बड़ा एजेंडा हो, तब तो ये काम कर जाता। आप एक भी मुद्दा ऐसा लेकर के नहीं आए हैं कि आप विपक्ष को एक संगठित करके आप नरेंद्र मोदी। अच्छा, पहले कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। आपने जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ने के नाम पर गठबंधन में आए और अपनी और जमीन क्षेत्रीय दलों को दे दे और खुद और खत्म हो जाए और कमजोर होती जाए, ये उसको पसंद होगा, या अलग अकेले लड़े, अपने दम पर लड़े, ज्यादा सीटों पर लड़े, लेकिन कम से कम अगर भाजपा तो फिर भी जीत रही है ऐसा तमाम लोग मान रहे हैं, लेकिन कम से कम अपना कार्यकर्ता को अंदर तो उत्साह भर पाएगी कि हम लोग लड़े थे। सौरभ जी एक टिप्पणी कर दूं राहुल जी से पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कैसे जमीन दी? भारतीय जनता पार्टी के साथ पास सीटों की संख्या दुगनी से भी ज्यादा थी नीतीश कुमार से, फिर भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। नतीजा है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार को कंसीड किया अपनी जमीन, उसका परिणाम आज आप बिहार में भुगत रहे हैं। अच्छा, ठीक है राहुल जी। देखिए, हमारे देश में जो गठबंधन की राजनीति है उसमें ज़्यादातर पोस्ट पोल अलायंसेस जो हैं दिखाई दिए हैं। अब ये क्योंकि प्री पोल अलायंस एक नेशनल लेवल पे है, तो इसमें देखिए, इसमें फॉर्मूला निकालना कोई ख़ास मुश्किल नहीं होगा। इसमें ये होगा कि पिछले चुनावों को देखा जाएगा, लोकसभा चुनावों को, विधानसभा चुनावों में को अलग अगर रखेंगे ये लोग, और लोकसभा चुनावों को देखा जाएगा कि किसने कितनी बार कौन सी सीट जीती है, तो शायद एक फॉर्मूला होगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो ये लोग मिल रहे हैं तो उन्होंने कुछ दिमाग में रखा होगा
कि हम जो है इस तरह से कोई फार्मूला ये बात निकालें। केजरीवाल को स्वीकार नहीं होगी। मैं समझ रहा हूँ, मैंने वो पहले ही कहा था आपको कि बहुत सारे दल जो है इसमें जो है वो उनको मुश्किल आएगी कि वो अपनी धरती या अपनी जगह कैसे छोड़ दें। लेकिन अभी जो डेस्परेशन है, अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन दल, जैसे अगर केजरीवाल की भी बात कर लें, आपको लगता है आपका भविष्य बहुत ज़्यादा लंबा है? अगर वो जिस तरह से जो बीजेपी की तेज़ी से जिस तरह बीजेपी बढ़ रही है, और क्या आपको लगता है कि कुछ समय में पंजाब में बीजेपी जो है आगे नहीं जाएगी? तो मुझे लगता है कि ये इन लोगों के लिए डेस्परेट स्थिति है, और ऐसे में डेस्परेशन में कोई ना कोई फार्मूला ये निकाल के लाएंगे ताकि चुनाव लड़ा जा सके। ऐसे में कांग्रेस को जो है कहीं ना कहीं कंसेशन देने पड़ेंगे क्षेत्रीय दलों को, और क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस को थोड़ा कंसेशन देना पड़ेगा, तभी कोई फार्मूला बाहर आएगा। जी समीर जी, देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की बात में मैं एक बात जिक्र करना चाहता हूँ। कांग्रेस वही मजबूत है जहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है वहाँ कांग्रेस बिल्कुल नहीं है, वहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत है। आप देखिए, कांग्रेस की अगर लास्ट 2019 की आप सीटें देखो तो 52 सीटें आई थी। 52 में से कांग्रेस को 15 सीटें, केरला की 20 में से 15 सीटें कांग्रेस को मिली थी, तमिलनाडु की 39 में से 9 सीटें कांग्रेस को मिली थी गठबंधन में, और पंजाब की 7 सीटें कांग्रेस को मिली थी 2014 में। इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है। तो कांग्रेस अब दक्षिण की पार्टी बन चुकी है, उसका 50% से ज़्यादा सीटें दक्षिण के राज्यों से आई थी, और कांग्रेस अभी भी वही फोकस कर रही है। कांग्रेस इस बात को जानती है कि उत्तर भारत में, मध्य भारत में जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है, जहां कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से सीधे चुनौती मिलती है, वहां कांग्रेस टिक नहीं सकती। और जहां विपक्ष के क्षेत्रीय दल जैसे अखिलेश यादव हुआ, या नीतीश कुमार लालू हुए, या ममता बनर्जी हुए, या बीजू जनता दल हुए, जो बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में आए, जो बीजेपी को हरा देते हैं, वहाँ कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। तो वो दल, जो क्षेत्रीय दल जो कांग्रेस को, बीजेपी को खुद हराते हैं, वो अपने राज्य में कांग्रेस को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं। वो कहते भाई यहाँ तो हम बीजेपी को हरा देते, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप उन राज्यों में बीजेपी की चुनौती दो जहाँ पर हम नहीं है। आप मध्य प्रदेश में दो, राजस्थान में दो, छत्तीसगढ़ में दो, आप हिमाचल में दो, आप उत्तराखंड में चले जाओ, आप गुजरात में चले जाओ। कांग्रेस के लिए उन्होंने 150 सीटें छोड़ दी कि आप यहाँ पर बीजेपी से लड़ते हो, आप यहाँ बीजेपी को। वहाँ क्या हाल है कांग्रेस का? अभी आपने आंकड़ा दिया, डायरेक्ट फाइट में 131 में से 128 भाजपा जीती, 3 सीटें बीजेपी को मिली, कांग्रेस को मिली 3% सीटें। तो कांग्रेस जानती है कि जहाँ डायरेक्ट फाइट वो हरा नहीं सकती, इसलिए वो चाहती है कि जहाँ पर क्षेत्रीय दल मजबूत है वहाँ वो कांग्रेस को स्पर्श दे, और वो कांग्रेस को जगह देने के लिए तैयार नहीं है। यही सबसे बड़ी दुविधा है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस सीधे फाइट में भाजपा को किसी हालत में नहीं हरा सकती, और क्षेत्रीय दल जो भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में, वो कांग्रेस के लिए अपने केक में से कोई हिस्सा कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है। तो कांग्रेस के लिए सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि वो दक्षिण में, जहां से वो उसने पिछली बार 24 सीटें जीती थी, वहां वो फोकस करे और वहां ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश करें। अब देखना होगा केरल में वो 15 सीटें जीत पाती है कि नहीं। हालांकि राहुल गांधी तो वहीं से लड़ेंगे। अब वहां भी समझौते के नाम पर उनसे सीटें मांगी जाएंगी, वहां भी सीटें मांगी जाएंगी। तमिलनाडु में स्टालिन बोल ही चुके हैं कि इस बार कांग्रेस को हम कम सीटें देने वाले हैं। अब कैसे कांग्रेस दक्षिण के राज्यों में प्रदर्शन करती है, अब भले ही तेलंगाना में सरकार बना ली हो या कर्नाटक में सरकार बना ली हो, कांग्रेस को वहाँ, जेडीएस तो वहाँ चली गई है भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए। तो कांग्रेस अब कर्नाटक में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में नहीं है, पिछली बार एक ही सीटें आई थी, और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 3 सांसद ले गई थी जी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के दुगने वोट प्रतिशत हो गए, 7 से 14% वोट बैंक हो गया। ये बताता है कि 19 में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी 17 में से लगभग 7 से 8 सीटें जीतने की स्थिति में। अभी देखिए, उद्धव ठाकरे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं ममता बनर्जी के पास। तो अब ये मुलाकात चल रही है। मैंने आपको बताया था अरविंद केजरीवाल वो उद्धव ठाकरे से, ममता बनर्जी से और स्टालिन से, इनसे अलग से वो मुलाकात कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि सारे जो क्षेत्रीय दल जो हैं, ये सब गठबंधन के अंदर भी कांग्रेस को किनारे करने के लिए अपना अलग अलग सबसे मुलाकात करते रहते हैं कि भाई अच्छा हम लोग आपस में तय कर लेते हैं, कांग्रेस को कोई कुछ नहीं बताएगा। ये जैसे सबके बीच में चल रही है। आपस में मिलना तो अलग बात है, लेकिन ये भी है कि जो बार्गेनिंग पावर है वो भी क्षेत्रीय दलों की जो है मिलकर ही होगी कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस भी एक कोशिश करेगी कि वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, और क्षेत्रीय दलों का ये कोशिश होगी कि वो अपनी जगह ना छोड़ें। तो ये आपस में नेगोशिएशन, इसलिए भी आपस में मुलाकातें हैं ताकि एक नेगोशिएशन पावर जो है वो बढ़ सके क्षेत्रीय दलों कि तुम दिल्ली पंजाब में हमारा समर्थन करना। केजरीवाल जी कह रहे होंगे बंगाल के मामले पर हम आपके साथ खड़े रहेंगे, कांग्रेस को हम घुसने नहीं देंगे। रणनीति तो यही है राघव जी। देखिए, ये जो जब आप मीटिंग से अलग मीटिंग जब करने लगते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर भी फैक्शंस खड़े हो चुके हैं, और वो फैक्शंस जो है वो क्षेत्रीय दल वाली बात जो आती है, कोई भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अपनी जमीन देना नहीं चाहेगा। वो अपने ही कांग्रेस से वो समझौता, क्या कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए
उनको अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है, ये राहुल गांधी को तय करना है। और मेरा तो मानना है कांग्रेस के लिए जो चुनाव है वो कुएं और खाई की चुनाव है। ये तय कांग्रेस पार्टी को करनी है कि हम किस रास्ते जाना है। दूसरी बात, ये जो मुलाकातों का दौर है ये तब होती है जब आपकी अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता का दौर होता है। जैसे आप देखेंगे कि मगध में जो घनानंद के समय जो था वो मुलाकातों का दौर, हर विभागाध्यक्ष एक दूसरे से अकेले में ही मिला करता था। तो जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं वो एक दूसरे से अकेले में ही मिल रहे हैं, साथ होकर के। जब आपको बात है कि खुले तौर पे, जब खुले मन से आप बात नहीं करते हैं, खुले मन से आप मीटिंग में नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं आपस के बीच में गोलबंदी चल रही है। और ये गोलबंदी इस बात का प्रमाण है कि इंडिया गठबंधन चाहे जितनी मीटिंग कर ले, इसका कोई परिणाम सुखद आने वाला नहीं है इनके लिए। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्लेषण है। और तो 3 राज्यों की में कांग्रेस की हार से आपको लगता है कि ये सभी क्षेत्रीय दल खुशी हुए होंगे? नहीं, क्षेत्रीय दलों के बाँछें खिल गई हैं। क्षेत्रीय, आपको कहा कि अखिलेश यादव में तो कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस का खुद का एक कन्फेशन है उनके बड़े नेताओं का कि बिहार में लालू अब हमको निचोड़ करके छोड़ देगा। हमको तो लगता था कि इससे हम लोगों को अच्छी ज़मीन मिलेगी। नीतीश भी हमारे साथ हैं, नीतीश राहुल गांधी को काफ़ी ये देते हैं, तवज्जो देते हैं, तो हम लोगों को लेकिन क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी दहाई आंकड़ा से भी नीचे परसेंटेज में वोट है, 2.5% के आसपास वोट है कांग्रेस पार्टी के, उसको अखिलेश जमीन देंगे? क्या आपको लगता है कांग्रेस यदि बिहार में चुनाव लड़ रही तो वो जेडीयू और उसकी दया कृपा पर लड़ रही है? बूथ पर खड़ा करने के लिए उसके पास आदमी नहीं है, कैसे वो चुनाव लड़ेंगे? और क्या ये इतने बड़े राज्यों को सैक्रिफाइस करने के बाद कांग्रेस कोई राष्ट्रीय राजनीति में उसका कोई वजूद रह जाएगा क्या? यदि मान लेते हैं कि पोस्ट पोल अलायंस भी होता है तो कांग्रेस क्या उस अलायंस का नेतृत्व करने की क्षमता रख पाएगी क्या? कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक बड़ा सा क्षेत्रीय दल जो है वो कांग्रेस से ज़्यादा सीटें लेकर के आ जाए, तब ऐसी स्थिति में क्या होगी? मैंने कहा कि उन्होंने जैसे इशारा किया था, केरला और पंजाब 23 सीटें लेकर के आए थे, 52 सीटों में से 23 सीटें आप माइनस कर दें तो कांग्रेस कहां पर है? कांग्रेस कहां पर भारतीय जनता पार्टी से खींच करके सीटें ले जाएगी? पंजाब उसके हाथ से चला गया। लेफ्ट जो है आज के दिन में अपने आप को पहले से बेहतर कंसोलिडेट कर लिया है केरला के अंदर। कम से कम उनको लगता है कि अब हमको बंगाल में हमारी जमीन नहीं मिलने जा रही है, हमको त्रिपुरा में हमको जमीन नहीं मिलने जा रही है, इसलिए कम से कम हमारा एक तो कम से कम ये केरला है, हम इसको बचा करके इस गढ़ को रख लें। और इसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है वो उसके साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गई। अच्छा ठीक, प्रोफेसर साहब ब्रेक के लिए हमको यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन अब ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन के अंदर ही नेता जो एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। अब 3 बजे जो है बैठक बुलाई गई है, देखिए उसमें आगे बढ़ करके कहाँ तक बात जाती है, किन नए मुद्दों पर आज डिस्कशन होता है। लेकिन जिस तरीके से क्षेत्रीय दल दूसरे रीजनल पार्टीज के साथ मेल मुलाकात कर रहे हैं, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जैसे सबसे मुलाकात कर रहे हैं, उससे बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें निकल करके आ रही हैं। बात करेंगे कहानी कुर्सी की में एक ब्रेक के बाद।